हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और मैं आज आपके साथ अपने दिल की बहुत सारी बातें करने के लिए आई हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इन सारी बातों को सुनने के बाद जो मैं फ़ील कर पा रही हूँ वो आप एग्जैक्टली वैसा ही फील करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि ईशा की स्कूलिंग कैसी चल रही है, ईशा एक कैसा बच्चा है और उसका एकेडमिक्स में कैसा चलता है। तो जो लोग ये मेरा वीडियो या ये मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो ईशा के बारे में, मेरी बेटी 9 साल की है और वो 3rd क्लास में पढ़ती है। मैंने उसका अभी स्कूल चेंज कराया था क्योंकि उसके स्कूल में मुझे फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी और इस स्कूल में मैंने एडमिशन कराया था बिकॉज़ मुझे शेडो टीचर मिल रही थी और मुझे लग रहा था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक शेडो टीचर काम कर सकती है मेरे बच्चे के साथ। तो मैं आज आपके साथ पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और मैंने क्या चीज़ें लर्न करी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ईशा को इस स्कूल में लगभग 5 महीने हो चुके हैं और जो स्टार्टिंग थी वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल एक कंफर्टेबल सेटअप है जिसमें ईशा बहुत कुछ लर्न करेगी, उसका एकेडमिक्स में भी काफ़ी बेटर होगा और कहीं ना कहीं मेरा लोड शेयर होगा। बट टाइम के साथ मुझे ईशा के बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। ईशा की एंजाइटीज़ और ईशा के सेंसरी जो इश्यूज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गए। ईशा बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स थ्रो करने लगी और ईशा में एक मुझे उसके एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखने लगे। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि क्या गलत हो रहा है। मुझे ऐसा लग तो रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है, बट एग्जैक्टली क्या गलत हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि ईशा 6 घंटे के लिए स्कूल जाती थी और वो यहाँ से लगभग 1 घंटे के डिस्टेंस पे था। मेरे आसपास के जितने भी स्कूल्स हैं वो कहने के लिए इंक्लूसिव सेटअप बोलते हैं, बट इंक्लूजन उसमें है नहीं। तो मैंने एक ऐसे स्कूल में भेजा था जहाँ पर ईशा को एक शेडो टीचर दी जा सके, मतलब मैं ही उनको देती थी शेडो टीचर, वो बस अलाउ करते थे शेडो टीचर को। तो मुझे लगता था कि ये एक बहुत अच्छा और कंफर्टेबल सेटअप है। धीरे धीरे मुझे ईशा के बिहेवियर में काफ़ी सारे चेंजेस दिखने लगे। जो उसकी स्पीच भी थी वो भी मुझे बढ़ती हुई तो नहीं दिखी। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगने लगा कि ईशा अब जितना बोलती है उससे अब और कम बोलने लगी है। उसके क्यूरियोसिटी के क्वेश्चंस मुझे बहुत कम दिखने लगे। उसके बहुत ज़्यादा फिक्सेशंस बढ़ गए, उसका बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव बिहेवियर बढ़ गया और ये बातें मुझे कहीं ना कहीं बहुत परेशान करने लगी। लुक, एकेडमिक्स में तो मुझे ही काम करना होता था और बाकी जो उसके सोशल स्किल्स और जो स्पीच में भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि कहीं कुछ ठीक नहीं है। फिर मैंने रिसेंटली ईशा का देखा कि एकेडमिक्स में भी वो कुछ नहीं कर रही है और जो मुझे बहुत अच्छी पिक्चर दी जा रही है कि लाइक ईशा इज़ डूइंग सो वेल इन दिस स्कूल। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर कोई बच्चा कहीं पे बहुत अच्छा दिखा रहा है तो वो स्किल्स आपको घर पे भी दिखेंगी। ऐसा नहीं कि वो स्किल्स आपको घर पे नहीं दिखेंगी। अगर कोई भी बच्चे में इम्प्रूवमेंट्स हो रहे तो आपको सब जगह दिखेंगे। वो किसी भी प्लेस स्पेसिफिक नहीं होती कि वो यहाँ पे बहुत अच्छा बिहेव करती है, वो बच्चा हर जगह अच्छा बिहेव करेगा। कहीं ना कहीं मुझे ना बातों में थोड़ा सा अलग लगने लगा। लाइक अगर बिहेवियर इश्यूज घर पर आ रहे हैं तो स्कूल में तो डेफिनेटली आ रहे होंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगा जैसे कि मेरे को सही ढंग से क्लैरिटी नहीं आ रही है। और देन मैंने डिसाइड किया कि अब विंटर वैकेशंस पड़ रही हैं और मैं ईशा पे काम करूँगी। मैंने ईशा पे लग करके 10 से 12 दिन काम किया। मैंने उसे विंटर वैकेशन से थोड़े दिन और पहले ब्रेक दिलवा दिया क्योंकि मैं ईशा को इस तरीके से नहीं देख सकती थी। कम से कम मैं जिस लेवल पर लाई हूँ उस लेवल पर तो रहना चाहिए ना। आगे नहीं बढ़ रहे तो कोई बात नहीं, पीछे जाना मतलब कुछ तो गलत हो रहा है। एंड देन फिर उसके बाद मैंने ईशा का स्कूल से ब्रेक कराया। मैंने उस पर 10 से 12 दिन काम किया। आई थिंक दिन में 4 घंटे मैक्स। ईशा में रिमार्केबल चेंजेस आए। ईशा का जितने भी रिपीटेटिव बिहेवियर थे, जितने भी सेंसरी इश्यूज थे, जो भी उसके मुझे दिख रहा था कि फिक्सेशंस थे, वो सारी चीज़ें सॉल्व हो गई। ईशा में फिर से वापस से वो स्पीच पिक करने लगी। ईशा का फिर से जो लेवल था स्पीच का और जो उसके क्यूरियोसिटी के क्वेश्चंस थे वो मुझे दोबारा सुनाई पड़ने लगे।
तो मुझे समझ में आ गया कि क्या गलत चल रहा है। ईशा मेरे से 8 घंटे दूर रहती थी और वो ठीक ढंग से मैनेज नहीं हो पा रही थी, और वो 8 घंटे का प्रेशर लेके घर पर आती थी। ऐसा नहीं कि ईशा डेली स्कूल जाती थी, लेकिन उसका इतने ज़्यादा मैं चीज़ें फेस कर रही थी कि मैं उसे प्रॉपर रेगुलर टाइमिंग पे स्कूल नहीं भेज पाती थी, और इस वजह से कई बार उसका स्कूल मिस भी हो जाता था। कई बार ईशा मुझे नहीं बता पाती है कि क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरीके की चीज़ों से मुझे ये पता चला कि आप ब्लाइंडली किसी पे भी आप ये नहीं सोच सकते कि हर कोई आपके जैसे काम करेगा। जैसे हम हर चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से सबके प्रॉज एंड कॉन्स देखते हैं, वैसे ही हमें हर एक के ऊपर हमें हर चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से एनालिसिस करना चाहिए। ये मेरी फर्स्ट टाइम जर्नी थी जब मैंने इस तरीके के सेटअप के साथ किया था, और फिर मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं मैंने बहुत ज़्यादा लिबर्टी दे दी थी, लाइक कि ठीक है, जो मुझे बताया जा रहा है, जो मुझे कहा जा रहा है, वो सब कुछ करेक्ट है, बट मैंने कभी उसका क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं किया। जैसे हम हर जगह पर अपनी आंखें खोल करके चीज़ें चेक करते हैं, वहाँ पर मैंने थोड़ी सी ढील दी, और यही शायद रीज़न है कि मैंने 5 महीने अपने वेस्ट किए। पैसा तो वेस्ट हुआ ही हुआ, मेरा समय बहुत वेस्ट हुआ। मैंने अपने 5 महीने ईशा के साथ जो मैं बहुत अच्छा काम कर सकती थी वो मैं नहीं कर पाई। और मुझे इतने सब चीज़ों के बाद ये पता चला कि जो काम एक मदर कर सकती है ना, वो काम आप किसी को कितने भी पैसे दे दो कोई नहीं कर सकता। मैंने बहुत इन सब चीज़ों में अपनी एनर्जी, एफर्ट्स, रोज़ सुबह 5 बजे उठकर ईशा को तैयार करना और उसे भेजना, चाहे मैं कितने भी बजे सोई हूँ, बहुत एफर्ट लगता है इस चीज़ में। रोज़ ये सोच के ईशा को घर लाना कि आज कुछ डेवलपमेंट हुआ होगा, और मैं कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि वो जो 8 घंटे का भरा हुआ लेकर आती थी वो मुझे कुछ करने ही नहीं देती थी। इतने दिनों में मुझे कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई कि शायद स्कूल वाला सिस्टम तभी ईशा के साथ काम कर सकता है जब मैं उसे वहाँ पर ट्रेन करूँ। मुझे लगता है कि अगर मुझे शायद 5 महीने मिले होते तो ईशा को मैं अभी तक इंडिपेंडेंट बना चुकी होती। ना 6 घंटे रहती, 4 घंटे वो खुद काम कर सकती, इस लेवल पे मैं ईशा को ले आती। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और मुझे इस बात का बहुत अफसोस भी है। लेकिन क्या है कि आपको लर्निंग ना टाइम के साथ ही होती है। तो इस तरीके की कुछ मेरी जर्नी है। अब मैं ईशा के साथ ये वैकेशन एंजॉय कर रही हूँ और अपना टाइम ले रही हूँ कि मैं ईशा के साथ लाइफ में करना क्या चाहती हूँ, मैं ईशा को कैसे आगे बढ़ाना चाहती हूँ। देखिए, स्कूल भेजने में मुझे किसी लेवल पे तो फ़ायदा होना चाहिए, भले वो सोशल स्किल हो, भले वो एकेडमिक्स हो, भले ही वो उसका स्पीच हो, बट अगर किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा और घर पे आकर के अगर ईशा मुझे एकदम हाइपर एक्टिव बच्चा मिल रहा है तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो उससे बेटर तो ये है कि मैं अपनी एनर्जी, अपना पैसा, अपना टाइम ईशा पे खुद काम करने पे लगाऊँ। तो अभी एज सच मेरे पास कोई प्लान नहीं है, बट मैं अभी सारी चीज़ें एनालिसिस कर रही हूँ कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। मे बी मैं ईशा को लेकर निकल जाऊँ और अपने तरीके से उसको एजुकेट करूँ। मे बी मैं कोई और स्कूल देखूँ और वहाँ पर ईशा के साथ काम करूँ। मे बी मैं ओपन जो आपका NIOS होता है उससे उसको एजुकेट करूँ। मे बी शायद मैं किसी और की हेल्प लूँ इस चीज़ में कि मुझे क्या करना चाहिए। बट मैं इस चीज़ में बिल्कुल क्लियर हूँ कि मुझे अपना टाइम, अपना पैसा और अपनी एनर्जी किसी पर डिपेंड करके नहीं वेस्ट करनी है। और मुझे लगता है कि हर पेरेंट को लगता है, जब तक आपको अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता ना, तो आपको ये चीज़ फील होती है कि यार कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, मैं कितना टाइम, कितनी एनर्जी, कितना पैसा लगा रही हूँ। तो ये सब लर्निंग का पार्ट है, और इसी से मैंने ये चीज़ देखी है कि मैं खुद ही काम करके ईशा पे कुछ कर सकती हूँ। तो मैं भी ये सोच रही हूँ कि किस तरीके का सेटअप किया जाए कि ईशा आगे बढ़े। और मुझे ऐसा लगने लगा है कि स्कूल नाम की चीज़ जहाँ पर 6 घंटे बैठ के पढ़ाया जाता है ना,
ये चीज़ ईशा के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि ईशा इतनी देर इतनी सब चीज़ें नहीं कर सकती है। मे भी शायद मैं ऐसा स्कूल ढूंढूं जहाँ पर सिर्फ 3 घंटे के लिए जाती है और बाकी चीज़ें वो घर पर आकर के सीखती है, लर्न करती है। कई बार मन करता है कि मैं नेचर के बीच में जा कर के, दुनिया में ले जा कर के प्रैक्टिकल चीज़ों से उसको चीज़ें सिखाऊं, क्योंकि शायद यही तो है जो मैटर करता है। मैं क्या करूँगी उसको रटा करके चीज़ें, मैं क्या करूँगी उसको ऐसी एजुकेशन दे करके जिसके लिए उसके कोई मायने ही नहीं है। उसको मुझे लर्निंग उस लेवल की देनी है कि वो इंडिपेंडेंट हो पाए। कई बार मैंने उसको टेस्ट एग्ज़ाम्स में कराने का ट्राई किया। कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो ईशा समझ ही नहीं सकती और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इन चीज़ों में कैसे काम करूँ। तो सिवाय रटाने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पर मैं क्यों रटा रही हूँ, मेरे पास इस बात का भी जवाब नहीं है। तो कई बार मुझे लगता है कि मुझे ईशा को उस तरीके से बड़ा करना है जिस तरीके से वो डिजर्व करती है। ईशा को सीखना पसंद है उसके तरीके से, ईशा को बढ़ना पसंद है उसके तरीके से। वो किसी बंदिश में नहीं रहना चाहती। तो मैंने सोचा है कि मैं उसे ऐसा इस तरीके से एजुकेट करूं कि उसे पढ़ाई बर्डन ना लगे। वो खेल खेल में चीज़ें सीखे, वो डांस सीखे, म्यूज़िक सीखे, वो आर्ट सीखे, वो मजाक करना सीखे, वो बोलना सीखे, वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करना सीखे, वो फीलिंग्स शेयर करना सीखे। और पढ़ाई में जो वो सीख सकती है वो सीखे, और जो वो सीखना चाहती है उसको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सीखने के लिए। तो अभी तक जो मुझे लगता है कि मैं ईशा के साथ दुनिया घूमना चाहती हूँ, उसे दुनिया दिखाना चाहती हूँ, उसे लोगों से मिलवाना चाहती हूँ। मैं उसे किसी बंदिश में, एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में, दूसरे उसके ऊपर कुछ करें, मैं नहीं छोड़ सकती। मैंने अपनी इन चीज़ों से ये सीखा है। मे बी कुछ दिनों बाद मेरा थॉट प्रोसेस ही अलग हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप कई बार चीज़ें आप सोचते हो, कुछ और चीज़ें डिसाइड करते हो। पर मुझे इतना समझ में आने लगा है कि ये जो एजुकेशन जो मैं जिसमें पढ़ा रही हूँ उसमें ईशा के पास लिबर्टी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है। और ईशा को मैं सब देना चाहती हूँ। शायद मैं अलग हूँ, या शायद मेरे सोचने का तरीका अलग है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग बताएं, आप लोग क्या सोचते हैं। आई नो आपके दिमाग में भी सारे थॉट्स आते होंगे, पर आप मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट थी आपसे ये सारी बातें करनी, क्योंकि आप सब लोग मुझसे इतने सारे स्कूल को लेके क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आज के लिए इतना, हम फिर मिलेंगे, बाय।